रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 133(2) के तहत एक ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मैंडेटरली एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनानी होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसके सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर मोर और लेस सेम यूनिफॉर्म में ही आएंगे। इसी ऑर्डर का एक और पार्ट था जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई ऐसी पीस ऑफ क्लोथिंग है जो उस स्कूल या कॉलेज कैंपस में उनकी इंटीग्रिटी, इक्वालिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करती है, तो स्कूल के पास इस बात की अथॉरिटी होगी कि वो उस पीस ऑफ क्लोथिंग को बैन कर सकती है। अब इसी ऑर्डर की वजह से कर्नाटका के कुछ स्कूलों ने उन लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से मना कर दिया जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया। और आज के इस वीडियो में हम इसी का लीगल एनालिसिस करने वाले हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करेंगे। हम सिर्फ इसका एक प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने लेके आएंगे कि इसमें हमारा संविधान क्या कहता है और इस बारे में हमारे देश का कानून क्या कहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को इसी तरीके से देखें। अब देखिए, अगर आप इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुछ फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने होंगे। सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर करना होगा कि बुर्का, हिजाब और नकाब में फ़र्क क्या होता है। देखिए, ये तीनों ही पर्दे के लिए इस्लाम में एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें बुर्का एक ऐसा कपड़ा है जिसे इस्लाम धर्म की औरतें सर से लेकर के पैर तक पहनती हैं, और इसमें आँखों के आगे भी जाली की एक मोटी पट्टी होती है। अब कई ऐसे देश हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, इनफैक्ट श्रीलंका, जिन्होंने अपने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बुर्के पे बैन लगा दिया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नकाब। अब देखिए, जो नकाब है ये भी बुर्के के जैसा ही एक तरीके का पर्दा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नकाब में आँखों के सामने कोई पट्टी नहीं लगाई जाती है जाली की, और आँखें कवर नहीं होती हैं, वो खुली होती हैं। जो तीसरा है हमारा, जिसके बारे में आज का वीडियो है, वो है हिजाब, जो अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है। हिजाब में क्या है कि ये एक तरीके का कपड़ा है जिससे इस्लाम धर्म की औरतें अपने सर से लेकर के अपने गर्दन को कवर करती हैं और अपने फेस को कवर नहीं करती हैं, उनका फेस खुला रहता है। देखिए, ये तीनों ही तरीके के कपड़े एक इस्लाम धर्म में पर्दे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम लॉ या कुरान इसके बारे में क्या कहता है। प्लस सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो वेल का सिस्टम है, क्या ये जो पर्दे का सिस्टम है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या इस्लाम में है, और अगर है तो क्या है। अब अगर हम इस सवाल का जवाब खोजने निकलें तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे डाइवर्स व्यू पॉइंट आ जाते हैं। कुछ औरतें ऑफ कोर्स ऐसा मानती हैं कि ये उनका एक एक्ट ऑफ रिलीजन है। कुछ औरतों का ये मानना है दैट इट इज़ अ वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर सबमिशन टुवर्ड्स गॉड। लेकिन अगर आप कुरान या हदीस को देखते हैं तो उसमें आपको ये टर्म हिजाब या बुर्का नहीं मिलता है। कुरान आपसे सिर्फ ये कहता है कि जो भी पुरुष या महिलाएं हैं ये अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को मॉडेस्ट रखें, अपने बिहेवियर को मॉडेस्ट रखें, और इसी चीज़ को उठा करके बुर्का या हिजाब या नकाब या और पर्दा सिस्टम को हम अपने डे टू डे लाइफ में इनकलकेट करते हैं। वहीं कुछ औरतों का ये मानना है कि ये जो पर्दा है ये उनको मेल सेक्सुअल डिज़ायर्स से बचाने के काफ़ी काम आता है। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। देखिए, जब कोलोनाइजेशन का टाइम था, जब यूरोपियंस ने कॉलोनी बनानी शुरू करी, तो उस वक्त पे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ फेमिनिन ब्यूटी था
वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा और यूरोपियंस ऐसा चाहने लगे कि जो मुस्लिम औरतें हैं, जो इस्लाम को फॉलो करती हैं, वो औरतें भी अपने पर्दे को छोड़ दें और वो औरतें एक यूरोपियन औरतों की तरह से अपने आप को ड्रेसअप करने लगे। जो औरतें नहीं ऐसा करती थीं उनके खिलाफ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके खिलाफ उनके साथ काफ़ी ऑपरेशन होता था। पर इस वजह से देयर आर मैनी विमेन जिनके लिए, कई ऐसी औरतें हैं जिनके लिए ये जो एक पर्दे का सिस्टम है, ये जो हिजाब है, ये एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस भी है और ये आज भी वैसे ही चलता आ रहा है बिकॉज दे डू नॉट कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ फेमिनिन ब्यूटी दैट डिमांड्स मोर एक्सपोजर। एक ऐसी फेमिनिन ब्यूटी जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करें, वो उस चीज़ से कन्फर्म नहीं करती और वो उस चीज़ को रेजिस्ट करती हैं। जो लोग इस व्यू को अग्री करते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें अगर किसी के गेज़ के लिए, किसी के अप्रूवल के लिए अपने कपड़े कम करने की ज़रूरत है तो ये किसी भी तरीके का एक्ट ऑफ लिबरेशन नहीं है। तो कई सारी औरतें इसलिए भी हिजाब पहनती हैं क्योंकि वो उसे एज अ एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस देखती हैं, एज अ एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखती हैं। बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक महिला हैं नज़मा खान के नाम से, जिन्होंने 2013 में एक वर्ल्ड हिजाब डे स्टार्ट किया, जो कि 2013 से हम हर साल 1 फरवरी को मनाते हैं। और इसमें जो भी मुस्लिम औरतें हैं या इनफैक्ट जो नॉन मुस्लिम औरतें हैं, उनको भी इस दिन हिजाब पहनने के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो भी इस एक दिन एक मुस्लिम औरत की तरह से जिए और देखें कि उनको किस तरीके का हिजाब की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको एज अ एक्ट ऑफ ऑपरेशन देखती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही कि ये एक एक्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं है, ये एक साइन ऑफ पेट्रियार्की नहीं है, पर इसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ जैसे कि स्विट्ज़रलैंड ने मार्च 2021 में फेस कवरिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया और उसके लिए एक लॉ लेते आए। फ्रांस जो कि एक हार्ड सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, उसने हिजाब को लेके और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अपना ली। लेकिन देखिए, अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया हार्ड सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं करता, इंडिया सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। अब सेक्युलरिज्म के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको अपकमिंग वीक में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो सेक्युलरिज्म के बारे में होगा आप उसे देखिएगा। तो अब बात अगर हम फिर से इंडिया पे आते हैं तो इंडिया सॉफ्ट सेक्युलरिज्म फॉलो करता है और इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 25(2) है, उसमें आर्टिकल 25(1) है, उसमें ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन को प्रोफेस, प्रोपगेट और प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ऑफ कोर्स जैसे कोई भी फंडामेंटल राइट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आती है, इसमें भी 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो अब मैं ये आप पे छोड़ देती हूँ कि ये आप डिसाइड करें कि क्या नकाब पहनना क्या हिजाब पहनना आपके देश में किसी भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को हैम्पर करता है या नहीं करता है। बट अगर आप प्राइमा फेसी इस पूरे मैटर को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल 25 का मैटर है, ये एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मैटर है और हिजाब पहनना इस्लाम में एक एसेंशियल एस्पेक्ट है। लेकिन आर्टिकल 25 को इन्वोक करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए, ये इस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर ना करे, ये प्रूव होना ज़रूरी है कि ये जो भी प्रैक्टिस है ये एसेंशियल पार्ट है उस रिलीजन का। और इस पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि तिलकायत श्री गोविंद लाल जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स के नाम से आप इसे पा सकते हैं। और यहीं से आता है एक कॉन्सेप्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का।
अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कई स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉ हैं। मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अगर हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें और आप समझें कि उस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब देखिए, ये तो बात हो गई आर्टिकल 25 क्या कहता है इसके बारे में। पर एक सवाल और है कि क्या कपड़ा, किसी भी तरीके का क्लोथ, क्या किसी एक्सप्रेशन का सिंबल हो सकता है? अगर आप ये सवाल देखें तो इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि कई बारी कोई पीस ऑफ क्लोथिंग जो है वो एक पॉलिटिकल व्यू को रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस करने के काम आया है। जैसे कि इंडिया में मणिपुर में कुछ बच्चों ने ब्लैक कलर का बैज अपने यूनिफॉर्म में बांधा ताकि वो एक सर्टन कोई एक मर्डर हुआ था जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही थी कि काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, वो उसमें सॉलिडारिटी दिखा सके। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने ब्लैक आर्म बैंड अपने हाथ में बांधा था क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द वायलेंस इन JNU इन 2020। इसमें भी आप एक बहुत फेमस जजमेंट आपको मिलेगा जो कि टिंकर वर्सेस द मोइन इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट का है। ये यूएस का जजमेंट है और ये इसमें कुछ यूएस के स्टूडेंट्स जो थे वो अपने हाथ में एक काले रंग का आर्म बैंड बांधे हुए थे इन प्रोटेस्ट ऑफ द वियतनाम वॉर। मजॉरिटी ऑफ जजेस ने इस केस में ये कहा कि अगर कोई स्टूडेंट अपने आप को स्कूल में एनरोल करा देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे सरेंडर कर देता है। फंडामेंटल राइट तो फिर भी रहेगी ही। अगर आप इंडिया में देखते हैं तो भी आपको काफ़ी प्रोमिनेंट जजमेंट मिल जाते हैं जिन जजमेंट्स में ये साफ कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है किसी पीस ऑफ क्लोथ से या क्लोथिंग स्टाइल या ड्रेसिंग स्टाइल से आता है। जैसे कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, इसमें कोर्ट ने कहा कि लोग अपनी जेंडर आइडेंटिटी अपने मैनरिज्म और कपड़ों से एक्सप्रेस करते हैं जो कि गारंटीड है आर्टिकल 19(1)(a ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अगेन आर्टिकल 19(1)(a क्या कहता है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक फंडामेंटल राइट है और अगर आप फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि फंडामेंटल राइट को ना ही कोई वायलेट कर सकता है, ना ही आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक राइट है जो कि हमारे देश का संविधान हमें देता है। इस आर्टिकल 19(1)(a के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा। तो ये सारे चीज़ें आपको एक साथ एक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी आप जजमेंट देख सकते हैं जो कि सेक्शन 377 के बारे में है, जिसमें इसको सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिश्रा अलॉन्ग विथ जस्टिस खानविलकर ने इसमें स्ट्रक डाउन किया था इस सेक्शन को ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच। तो अगर हम इस ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क पे सोचें तो हमें समझना होगा कि पब्लिकली हिजाब पहनना ना सिर्फ एक रिलीजियस एफिलिएशन है बल्कि ये एक इस्लामोफोबिया और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और सॉलिडारिटी भी है। तो अगर हम सिर्फ इसको आर्टिकल 25 में देख रहे हैं तो ये एक फ्लॉट पर्सपेक्टिव है। आप समझिएगा इस चीज़ को। हमें इस हिजाब की कंट्रोवर्सी को समझने के लिए इसको आर्टिकल 25 की नज़र से तो देखना ही देखना है, पर आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है और आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, हमें उस नज़र से भी इसको समझना होगा। अब देखिए, एक और आर्ग्यूमेंट आता है जिसमें ये कहते हैं कि जी अगर इस तरीके से हम कुछ यूनिफॉर्म में ऐड या माइनस करते हैं तो यूनिफॉर्म का ये जो पूरा सिस्टम है वो मर ही जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि अगर हम हिजाब की बात कर रहे हैं तो हिजाब में आप पूरे यूनिफॉर्म को बदल नहीं रहे हैं, आप सिर्फ कुछ एक पार्ट है उसे ऐड कर रहे हैं। जैसे यूएस में कुछ स्टूडेंट्स ने वियतनाम वॉर के प्रोटेस्ट में अपने हाथ में आर्म बैंड बांधा था।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई भी आप अपना ओपिनियन बनाते हैं या आप कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए जो बेल आइकन है आप प्लीज़ उसे क्लिक कर दें तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ये सारा मुद्दा एक बहुत ब्रॉड ओवरव्यू के साथ समझ में आ जाएगा।